Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 9th? Hopefully you all will be fine students. Okay students, as you know that we have started your new chemistry book and we have started the chapter number 1 of this book that is named as Fundamentals of Chemistry. Up till now we have discussed the definition of chemistry and we have started the branches of chemistry. Okay students? In previous lecture we have discussed the few branches of chemistry. That was my lecture number 2. Number 2, we have discussed the definition of chemistry and we have started to discuss about the branches of chemistry, in which we have studied about the physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry and biochemistry. Now today we will start the next branch of chemistry, that is known as industrial chemistry. Industrial chemistry is we are going to start from industrial chemistry. Industrial chemistry, it is the branch of chemistry that deals with the study of different chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products. Right class? It is that, again I am repeating, industrial chemistry is that chemistry in which we study about the different chemical processes which belongs to industrial chemistry, and these different chemical processes are done for the manufacture of synthetic products. Now I will explain it. यानी देखें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है, और क्यों यूज होते हैं वो, ताकि डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके. फॉर एग्जाम्पल लाइक पेपर कैसे बनता है इंडस्ट्री में, आपको पता है कि पेपर इंडस्ट्री से बनकर आता है, मार्केट्स वगैरह भी हम वहाँ से परचेज करते हैं. तो पेपर का मैन्युफैक्चर कैसे होता है. ग्लास कैसे बनता है, डिफरेंट वैरायटी ग्लास होते हैं, ठीक है, तो ग्लास कैसे बनते हैं. इसी तरह से सीमेंट है, सीमेंट जो हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, तो सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट किस तरह बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या केमिकल्स यूज होते हैं, उसमें ऑल डिटेल. ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं ताकि वो जो है सॉइल को फर्टाइल कर सकें. इस तरह से डिफरेंट स्प्रेस जो होते हैं, वो डिफरेंट स्प्रेस जो कैंसर्स किलर होते हैं वो कैसे बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो भी इसमें हम स्टडी करते हैं. वॉशिंग सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, सोप्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या कंपोजिशन होती है, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, ठीक है. इस तरह से मेडिसिन कैसे बनती हैं, मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे बनती हैं, वो सब एक इंडस्ट्रियल वर्क होता है. इंडस्ट्रीज में काम बहुत बड़े लेवल पर होता है, ठीक है. लाइक जो है इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लेबर यूज होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अपने अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो उनको अपॉइंट किया जाता है और वो जो है इंडस्ट्रीज को रन करते हैं. इंडस्ट्रीज में जो है बहुत जो है एक बड़े पैमाने पर किसी किस्म की कोई खास प्रोडक्ट को बनाया जाता है. ओके, नाउ देयर इज अ वर्ड सिंथेटिक प्रोडक्ट. व्हाट इज मीन बाय द सिंथेटिक प्रोडक्ट? द मैन मेड प्रोडक्ट इज नोन एज द सिंथेटिक प्रोडक्ट. आई एम अगेन रिपीटिंग, मैन मेड प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट जो कि इंसान खुद बनाते हैं. देखिए, आपको पता है कि कुछ चीजें तो नेचुरली दुनिया में मिलती हैं, ठीक है ना, नेचुरली दुनिया में वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो नेचुरल चीजें होती हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो है इंसान डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोसेस से वो बनाते हैं, ठीक है, खास तरीके से बनाते हैं वो. तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? सिंथेटिक कहलाती हैं. तो जो मैन मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं, ठीक है. ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड. I'm again repeating that different chemical process which are involved in industries for the manufacture of synthetic product, they all are studied in industrial chemistry. यानी वो सारे different chemical process जो कि डिफरेंट टाइप की सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यानी मैनमेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो है वो तरीके यूज किए जाते हैं, वो सारे जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं. डिपेंड करता है कि क्या चीज़ बन रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक पेपर है, ग्लास है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, वॉशिंग सोडा, स्प्रे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेस, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट एंड लाइक number of things which we use
these all are made in the industries. For example, like I can give you the example of like PVC pipe, ठीक है ना, जो पाइप होते हैं, सिरेमिक्स भी इंडस्ट्रीज में बनती है, सिरेमिक्स लाइक जो है वॉशिंग टब, जो है आपके पास बेसन वगैरह जो होता है, ठीक है, दैट इज द सिरेमिक्स की जो चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें बनती हैं. क्लॉथ्स आर मेड इन द इंडस्ट्रीज में बनते हैं. क्लॉथ की फॉर्मेशन जो है इंडस्ट्रीज में होती है, डिफरेंट टाइप का जो क्लॉथ है वो इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है. तो इस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं वो इंडस्ट्रीज में बनती हैं, और एक बहुत वास्ट लेवल पे इनका काम होता है. दैट इज डन इन द इंडस्ट्रियल. दीज ऑल प्रोसेस आर स्टडीड इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Okay students, now we will move towards the next branch of chemistry, that is known as nuclear chemistry. It is also very important branch of chemistry. Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms, accompanied by the emission of invisible radiations. So it means that जो nuclear chemistry है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम के न्यूक्लियस से बिलोंग करती है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम वो चेंजेस वो प्रोसेस स्टडी करते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियाई से कंसर्न होते हैं. न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियाई वर्ड, इट इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस यानी एटम का जो एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियाई इट्स द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस. तो जो इसमें इस केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं. न्यूक्लियस केमिस्ट्री में हम बेसिकली एटम के न्यूक्लियस में जो चेंजेस होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह चेंजेस कर सकते हैं, समथिंग ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम. जब न्यूक्लियस ऑफ एटम में चेंजेस होते हैं तो कुछ इनविजिबल रेडिएशंस भी रिलीज होती हैं. ठीक है, व्हाट आर दिस इनविजिबल रेडिएशंस? दिस इनविजिबल रेडिएशंस में बी अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा, बीटा and gamma, these are the symbols. Alpha is this one, alpha radiations, alpha, beta radiations, BETA, beta radiations, and these are the gamma radiations. These are very famous radiations. These are known as alpha, beta and gamma radiations. Gamma, wait, I write gamma, G-A-M-M-A, gamma radiations. Okay class, now I will explain the definition of nucleus chemistry, and before explaining the definition of nucleus chemistry, I will tell you the structure. I would like to tell you about the structure of atom. आपने previous classes में atom structure के बारे में यकीनन पढ़ा है आपने. Now I will recall it. आपको पता है कि कोई भी atom जो है वो nucleus पे consist करता है. The central part of the atom is called as the nucleus. क्या है ये? It is the nucleus. अच्छा, ये भी पता है कि न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, which are known as proton and neutron. You know that protons have positive charge and neutrons have no charge. कोई चार्ज इन पे नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, अब जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो है देयर इज ऑर्बिट. इसकी सराउंडिंग में थर्ड टाइप के पार्टिकल्स मूव करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग क्लास. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. ठीक है, एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ठीक है. अच्छा, इस जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो तरह के पार्ट्स पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस और एक दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. नाउ इट इज द न्यूक्लियस, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम. न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. इस तरह से न्यूट्रॉन जो है वो उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं. ठीक है. इस तरह से ओवरऑल चार्ज पूरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो हम कह सकते हैं कि पूरे न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है. अगर ये चार्ज स्प्रेड कर रहे हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज
पॉजिटिव है, इसके अलावा कोई और चार्ज न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने रास्ते पे, अपने अपने खास रास्ते पे, ठीक है, वो मूव करते हैं अपने, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ क्लास दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अच्छा, नाउ आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम we can move towards the definition of nuclear chemistry. अच्छा देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? What is nuclear chemistry and what do we study in the nuclear chemistry? Nuclear chemistry is the branch of it is the branch of chemistry in which we study about the nucleus of an atom. यानी इसमें बेसिकली हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, और जो है आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल है, और इन दिस वी स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा देखिए, हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं, और हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो है न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब इसमें वी स्टडी अबाउट द stability of nucleus, stability of nucleus, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी किया जाता है इसमें, इसमें जो है वी आल्सो स्टडी अबाउट द क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री बहुत फेमस स्टडी है, जिसमें हम क्वांटम स्टडी के बारे में क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस? इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी जगह पर स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर जो है लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सब चीज़ें उसके ऊपर न्यूक्लियस एटम की किसी न्यूक्लियस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। तो क्या रीज़न है, क्या प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियस की जिसकी वजह से वो सेफ रहता है और उसके ऊपर ये सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक क्लास? ओके, नाउ in nuclear chemistry we study about the nucleus of the atom which are accompanied by the emission of invisible radiations. अच्छा, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है emission of invisible radiation. What is mean by the emission of invisible radiation? I will tell you. देखिए, जो रेडिएशंस होती हैं, जो फेमस रेडिएशंस हैं वो हैं 3 तरह की होती हैं। वन इज अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं जो कि किसी भी न्यूक्लियस से रिलीज हो सकती हैं। These are called as the alpha radiations. These are the beta radiations. These are the gamma radiations. ठीक है। अच्छा, इन रेडिएशंस के बारे में आप चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में आएगा इन द टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब उसमें आप स्टडी करने वाले हैं इनके बारे में। तो अल्फा बीटा जो गामा रेडिएशंस है ये इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं। तो ये किसी भी न्यूक्लियस से क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो है इनविजिबल फॉर्म में न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करते हैं। और जो आइसोटोप्स, अगर आपने आइसोटोप्स का वर्ड सुना हो या अगर नहीं सुना है तो हम जो है चैप्टर 11 में, चैप्टर 3 में, दोनों में है, ठीक है। चैप्टर 3 है, चैप्टर 11 चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड चैप्टर 11 अबाउट हाइड्रोजन एंड वाटर। दोनों चैप्टर्स में आइसोटोप्स के बारे में बहुत डिटेल में जो है ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम आइसोटोप्स के बारे में भी हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है आइसोटोप से भी बिलोंग करती है। आइसोटोप्स के बारे में भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Okay, now dear students, we will move towards the next branch of chemistry, that is environmental chemistry. In the environmental chemistry, you know by the name that we study about the environment basically. In this, we study about the environment, यानी हमारे जो माहौल इर्द-गिर्द का माहौल है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा, in this branch of chemistry
we study about the interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plants. यानी जो environmental chemistry में हम environment के बारे में study करते हैं, और इसमें हम environment जो कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है, तो वो जो है वो हमसे यानी एनिमल्स और प्लांट्स से पे क्या असर डालता है, उस पर हमारी वजह से क्या असरात पड़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या असरात पड़ते हैं, इनका एनवायरनमेंट का और लिविंग बॉडीज़ का यानी एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या इंट्रैक्शन है, ठीक है, क्या केमिकल मटेरियल्स हैं जो आपस में दोनों को जोड़ते हैं और दोनों का एक दूसरे पर असर होता है, ये सब जो है हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज environmental chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plants. यानी जो हमें स्टडी करते हैं कि जो केमिकल मटेरियल्स हैं उनका और उनका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है और किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं. अच्छा, now I will explain you more parts about the environmental chemistry. Let me move it. Okay, class. In the environmental chemistry, basically we study about two main factors. In environmental chemistry, we study about the components of environment. First thing, we study about the components of environment. Second thing which we study in the environmental chemistry, that is the effect of human activity. Effect of human activity. Upon environment. I'm repeating, इसमें हम बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेकेंड थिंग इज दैट इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अपॉन द एनवायरनमेंट. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट. व्हाट इज मीन बाय द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. Components of environment means, first I will tell you what are the components of environment. Components of environment, ये environment के जो components है वो basically दो तरह के होते हैं. One is the biotic environment, biotic components. Then next one will be the abiotic components. Okay. Components of environment are of two types: biotic components and the abiotic components. Now, what are the biotic components? All living organisms belong to biotic. Bio means life, ठीक है ना? All living organisms they belong to the biotic components. Living organism, all living organism they belong to the biotic components. इन जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जर्म्स, all the living things belong to the biotic components. Now abiotic components. Abiotic components is the opposite of the biotic component. Means all non-living factors. Non-living factors or things will be the abiotic components. Like for example, temperature, pressure, force, then air, water, soil, air, water, these all are the abiotic components. Again I am repeating, there are two types of components,
One is the biotic component, the other one is the abiotic component. Biotic components, bio means life, तो it is concerned with the living organism. यानी biotic components living organism होते हैं. For example, like human being, हम हो गए इंसान हो गए human being, animals, birds, insects, germs, all the living things will be the biotic components. And abiotic components like temperature, pressure, force, air, water, heat, all these are the abiotic components जो कि नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है. अच्छा, इनका आपस में बहुत ज़्यादा ये दोनों जो है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. और दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. अच्छा, क्या रिलेशनशिप है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम अपनी मिसाल लें, ह्यूमन बींग की मिसाल लें, तो ह्यूमन बींग्स जो है उनको टेम्परेचर भी चाहिए, जिंदा रहने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए. दे नीड द प्रेशर ऑफ द एयर, जो है फोर्स यूज करते हैं वो, उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए. ठीक है ना. तो इन सब ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. इन सब चीज़ों के बगैर जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा नहीं रह सकते. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं. तो ये सब जो है एनवायरनमेंट में एक्सिस्ट करते हैं. सो दे ऑल बिलोंग टू द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. Now, next thing which we study, I hope you understand the environmental chemistry. I'm telling you in detail about the environmental chemistry. Okay, now next point is the effect of human. Give me the time. Next factor जो कि environmental chemistry से belong करता है वो है effect of human activity on environment. Second factor, effects of human activity or human activities upon environment. मतलब आपको पता है कि जब से इंसान दुनिया में आया है डिफरेंट टाइप की चेंजेस दुनिया में हो रहे हैं. इंसान ने बहुत तरक्की की है, इसके लिए इंसान ने बहुत ज़्यादा जो है इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. लाइक इंसान ने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, इंसान ने जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट तरह के काम किए हैं. ठीक है. इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं बना सकता था लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, खुद से जो है सिंथेसाइज करता है. ठीक है. सिंथेटिक मटेरियल बनाता है वो. ठीक है. और इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं और वो करता रहता है. अच्छा, इन एक्टिविटीज़ के एनवायरनमेंट पे कुछ असर भी पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या असर पड़ते हैं, किस तरह से असर पड़ते हैं आप देखते हो. इनकी एक्टिविटीज़ का आप एक असर देखते हो जो बहुत ज़्यादा फेमस है और सब जानते हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. ठीक है. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका एक जो इफेक्ट है आप देखते हो पोल्यूशन की फॉर्म में, यानी लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ठीक है. दिस ऑल आर द सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो ह्यूमन की लाइफ जो बहुत फास्ट हो गई है और बहुत से चेंजेस आए हैं, तो एक तरफ चाहे पॉजिटिव इसके फायदे हैं, उस तरह से नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने में आती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक पोल्यूशन, जैसे इंसान ने अगर फैक्ट्रीज लगाई हैं और वो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है अगर उसको सही तरह से डंप नहीं करता है, वो लाइक पानी में जाके उसको थ्रो करता है, पानी में जाके वहाँ वेस्ट करता है, उसको वेस्टेज को पानी में जाकर फेंकता है, तो ज़ाहिर है जो वाटर है वो स्पॉइल हो जाएगा और जितनी मैरीन लाइफ है उनकी लाइफ पर इफेक्ट करेगा और हमारी लाइफ में भी इफेक्ट करेगा. इस तरह से जो एयर पोल्यूशन है आप देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की जो एग्जांपल है ओजोन लेयर. ठीक है. आप जानते हो कि जो है एयर पोल्यूशन में जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है क्योंकि और उसमें जो है होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो ऐसी रेस जो कि जो हमारे लिए हार्मफुल है वो रेस जो है वो ओजोन लेयर से होती हुई वो जो है दुनिया में आ रही हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की डिजीज लाइक कैंसर वगैरह जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं. तो ये जो ओजोन लेयर का जो प्रॉब्लम है ये भी हमें देखने में आता है. तो ये भी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट है जो कि एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है.
तो और अब जो है साइंटिस्ट सोच रहे हैं किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जाए, किस तरह से इन जो ये डिफिकल्टीज हो रही है, ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से उनको सही किया जाए। तो इन सब की चीज़ों की तरफ जो है साइंटिस्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से कंसर्न है, एनवायरनमेंट से बिलोंग करती हैं। इसी तरह से जो है पर्सनल हाइजीन है, यानी हमारी पर्सनल हाइजीन है कि किस तरह से इंसान की हेल्थ है, किस तरह इंसान रहता है, किस तरह से उसकी ड्रेसिंग है वगैरह, सब कुछ जो है उसका ये सब चीज़ें जो है सफाई वगैरह, ये सब जो चीज़ें पर्सनल हाइजीन है और उसकी जो हेल्थ है, ठीक है, सारे जो है हेल्थ हैजर्ड्स हैं, यानी हेल्थ को उसके क्या क्या खतरे हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से, और जो है इसमें जो पोल्यूशन जो फैल रहा है उसकी वजह से उसकी हेल्थ को क्या क्या खतरे हैं, उसको क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो हम एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एनवायरनमेंट केमिस्ट्री इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा है। इसमें मैंने आपसे ओजोन लेयर का जिक्र किया था, ठीक है। ओजोन लेयर आई थिंक इन प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके हो कि ओजोन लेयर हमारी जो वर्ल्ड है उसके गिर्द एक ख़ास किस्म की लेयर होती है जो कि जो है हमारी वर्ल्ड को डिफरेंट ख़तरनाक रेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेव करती है। तो ओजोन लेयर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नोन एज पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द पॉलीमेरिक केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन, and the products obtained through the process of polymerization such as plastics, synthetic fibers, papers, etc. This definition is given in the book. Now I will explain this definition. देखिए, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है ना। बाद में बताती हूँ कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द पॉलीमर्स, ठीक है। देन आपको ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन समझने में बड़ी आसानी होगी। नाउ व्हाट आर द पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स, देयर टू वर्ड्स व्हिच आर नोन एज पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। एक है आपके पास पॉलीमर, ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है वो है मोनोमर, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स, ओके। मोनो मीन्स सिंगल और वन, एंड मर मीन्स यूनिट। मोनोमर यानी एक चीज जो कि एक यूनिट से बनी हो या एक यूनिट की चीज हो, छोटी चीज है, ठीक है, मोनोमर कहलाती है। पॉलीमर ऐसी चीज जो कि बहुत सारे यूनिट से, एक जैसे बहुत सारे रिपीटिंग या एक जैसे बहुत सारे यूनिट से बनी है, ठीक है। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक यूनिट मोनोमर कहलाएगी और बहुत सारी यूनिट्स पॉलीमर्स कहलाएंगी, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है ना। लाइक इट्स अ रोप, ठीक है ना, ये रोप है। रोप की ये यूनिट्स हैं या जो बल है, ठीक है ना। अच्छा देखें, दिस मन, ये इट विल बी नोन एज मोनोमर। क्या कहलाएगी ये एक मोनोमर है। अब ये देखिए, ये इतना छोटा एक पार्ट जो है इसका क्या कहलाता है? मोनोमर। अब जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो ये फॉर्म करते हैं पॉलीमर। आई होपफुली यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। यानी एक मोनोमर जब दूसरे मोनोमर से मिला, फिर दूसरा मोनोमर तीसरे मोनोमर से मिला, इस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते गए, ठीक है, आपस में यूनाइट होते गए, तो उन्होंने एक रोप फॉर्म किया। रोप यानी रस्सी फॉर्म किया, एक रोप फॉर्म किया, एक थ्रेड फॉर्म किया या फाइबर फॉर्म किया, समथिंग, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास जो चीज बनेगी, जो सब्सटेंस बनेगा, उसे हम पॉलीमर कहेंगे। यानी ऐसी चीज जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनी है वो पॉलीमर कहलाती है, ठीक है। सो पॉलीमर
इट इज द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी मोनोमर्स, ठीक है। ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनता है, और मोनोमर्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीमर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये बहुत सारे एक जैसे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो ये पॉलीमर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ रोप, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइक पेपर, प्लास्टिक, एंड यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है ना। फाइबर्स जो है इनकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये सब जो है बहुत मोनोमर्स की यूनिट से कंबाइन होते हैं, तो एक चीज बनती है जो कि हमें एक लाइक पेपर की फॉर्म में या सिंथेटिक फाइबर की फॉर्म में हमें नजर आती है, थ्रेड की फॉर्म में, रोप की फॉर्म में हमें ये नजर आती है। ओके, नाउ क्लास मूव टुवर्ड्स द पॉलीमराइजेशन। अब हम मूव करते हैं पॉलीमराइजेशन की तरफ। ये क्या प्रोसेस है और इससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यानी इन सिंपल वर्डिंग पॉलीमर्स के फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ polymers from monomers is known as polymerization। यानी वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। और पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स के आपस में मिलने से फॉर्म होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स के आपस में मिलने से फॉर्म होते हैं। एक जैसे बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो पॉलीमर फॉर्म होता है। तो पॉलीमर्स के बनने का जो प्रोसेस है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है हम पॉलीमराइजेशन का ये प्रोसेस है, और ये सब हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में इन डिटेल स्टडी करते हैं। ओके क्लास, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। इफ यू विल फील एनी प्रॉब्लम then you can ask the query, question का पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। in the last lecture I gave you question number 3, define the branches of chemistry। I think according to that question आपने जो है 5 branches लिख ली होंगी होमवर्क में। अभी जो है आज हमने जो बाकी 4 रिमेनिंग जो ब्रांचेस आज हमने स्टडी की है, तो प्लीज़ इनको भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। और जो है बहुत अच्छा है, आप उसको साथ साथ याद भी करते रहें ताकि आपको बाद में वर्डनाइज ना हो, बाद में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। और जो है आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट एंड प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। पेंडिंग में ना डालिएगा होमवर्क को, होमवर्क जो है साथ साथ करते रहें ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और जो है होमवर्क लेट ना हो। तो ओके, टेक केयर।